नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RT+ सेंटर ऑफ नॉलेज में एक नए बिंदु के साथ स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में देखा जाए तो एक कॉमन पॉइंट आता है, वो है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न आपसे कंपटीशन में पूछे जाएंगे, IAS, PCS, RO, ARO इत्यादि, उन सभी कंपटीशनों में जो आज की क्लास होगी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप मेरे साथ पूरे क्लास को समझते हैं, विश्व के भूगोल की, इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल की, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी तरह के प्रश्नों को करने में समर्थ होंगे। तो आइए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं अक्षांश व देशांतर। इसकी क्या समझ होती है, यह कैसे निर्धारित होता है तथा इसका क्या उपयोग है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ये है हमारा ग्लोब। इस ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर की आवश्यकता क्या है, या ये कहें कि किसी भी स्थिति का जो निर्धारण होता है वह अक्षांश व देशांतर के आधार पर होता है, साथ में इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो हम लोग आज से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, एक एक बिंदु को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं पृथ्वी का आकार। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, यदि हम इसको ये सीखने का प्रयास करें या समझने की कोशिश करें कि जो इस ग्लोब में हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है, समतल दिखाई दे रही है और पूर्ण रूप से गोल दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान है, कहीं बहुत गहरे स्थान है और कुछ इन दोनों के मध्य के स्थान है। इस तरीके से देखें तो हमारी पृथ्वी समतल नहीं है। तो समतल नहीं है तो उसको इस तरीके से देखा जाए हमारी पृथ्वी पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कुछ जगहों पे कुछ ऊंचे स्थान है, कहीं पे कुछ गहरे स्थान है और कुछ जगहों पे कुछ ऊंचे और गहरे के बीच का हिस्सा है और कहीं पे कुछ मैदान है। या इस तरीके से देखें तो यहाँ पे कुछ पर्वत हैं, कुछ गर्त हैं और कुछ पठार हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा, वहीं पे हम देखें सबसे गहरा। तो जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और यह जो माउंट एवरेस्ट है, अगर देखा जाए, माउंट एवरेस्ट जो इसकी ऊंचाई है वो है 8,848.86 मीटर। वहीं पे जो सबसे गहरा स्थान है वो है हमारा मारियाना गर्त। मारियाना गर्त, जिसकी जो गहराई है वो है लगभग 11,035 मीटर। वहीं पे हम देखें तो हमारी पृथ्वी पर एक पठार है जो कि सबसे ऊंचा पठार है। तो सबसे ऊंचा पठार की अगर हम बात करें तो जो सबसे ऊंचा पठार है वो है हमारा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। तो ये जो तिब्बत का पठार है, इसकी जो औसत ऊंचाई, ये कहें कि कितना ऊंचा है, तो यह लगभग 4,000 मीटर ऊंचा है। वहीं पे कुछ मैदान है। इस तरीके से देखा जाए तो इस ग्लोब पर ऊंचे, सबसे ऊंचे बिंदु माउंट एवरेस्ट है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु है मारियाना गर्त और उन दोनों के बीच का एक हिस्सा जो कि है आपका पठार। तो यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते हैं
कि हमारी जो पृथ्वी है वो समतल है। तो समतल नहीं है तो कुछ ऊंचे स्थान हैं, या इस तरीके से समझें हमारी पृथ्वी पे जैसे कि पूर्ण रूप से गोल हमारी पृथ्वी नहीं है, या इसको यहां से बनाते हैं। या इस तरीके से देखें तो हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। गोल नहीं है तो यहाँ पे देखें तो क्या है कंडीशन, तो कुछ यहाँ पे गहरे स्थान है, कुछ ऊंचे स्थान है, गहरे स्थान है, ऊंचे स्थान है, पठार है, मैदान है और पर्वत है। यहाँ पे देखें तो जो कुछ ऊंचे स्थान है, कुछ गहरे स्थान है, इन दोनों का जो औसत लिया जाता है वही हमारी पृथ्वी का आकार माना जाता है। अर्थात पृथ्वी का जो आकार है उसे बताया जाता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है, जियोइड, जिसको कि हम भू-आब भी कहते हैं। जियोइड जिसे हम भू-आब भी कहते हैं, भू-आब अर्थात ऊंचे भाग का औसत, गहरे भाग का जो औसत है, उस दोनों का जो औसत निकालते हैं उसे ही हम जियोइड के नाम से जानते हैं। अर्थात पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि पृथ्वी का जो आकार है यदि हम उसे समझ लेते हैं तो यहाँ पे एक हमारा बिंदु होता है कि पृथ्वी पर किसी स्थिति का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे एक बिंदु हम समझते हैं कि पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण, तो यहां पे हम देखें कि जो पृथ्वी है इस पर किसी भी स्थान का यदि निर्धारण करना हो तो उसको हम दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। वे कौन कौन से दो बिंदु हैं जिससे हम किसी स्थान का निर्धारण करते हैं पृथ्वी पर, तो एक है आपका खगोलीय स्थिति, खगोलीय स्थिति जिसको कि हम एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कहते हैं। वहीं पे एक है भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति जिसे हम जियोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन। अर्थात अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब हम किसी स्थिति को खगोलीय विधि से कैसे देखा जाए या उसका निर्धारण करें और भौगोलिक स्थिति से कैसे निर्धारित करें, तो यहाँ पे देखें कि जो खगोलीय स्थिति से किसी भी स्थान का जब निर्धारण करते हैं तो उसके लिए हमें अक्षांश व देशांतर के माध्यम से हम करते हैं, माध्यम से। वहीं पे यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसका निर्धारण हम किसी समीपवर्ती देश, किसी स्थान, जलधारा आदि से करते हैं। तो इसे यदि हम इस तरीके से लिखने का प्रयास करें तो कहते हैं अन्य समीपवर्ती स्थानों, देशों, स्थलखंडों, तथा
जल राशियों जल राशियों के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया जाता है इस तरीके से देखें तो जो हमारा यह ग्लोब है, इस पर हम किसी स्थिति का जो निर्धारण है वह अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से करते हैं। साथ में एक है इसके पड़ोसी देश, इसकी जलधारा और स्थल खंडों से निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे जो अक्षांश और देशांतर है उससे संबंधित सामान्य चीजें हमसे ये पूछी जा सकती हैं या हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम जब अक्षांश और देशांतर यानी कि यह जो क्लास है अक्षांश और देशांतर से संबंधित है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जो अक्षांश जिसे कि हम लैटिट्यूड कहते हैं, ये क्या है, कैसे इसका हम निर्धारण करते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो इससे संबंधित कुछ बिंदु होते हैं जिनको हमें समझना आवश्यक है। जैसे इसमें एक बिंदु हमें समझना है अक्ष, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। एक बिंदु होगा हमारा अक्षांश, जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, और एक है हमारा अक्षांश रेखा, जिसे हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो एक एक बिंदु को समझते हैं और यहाँ से जितने भी तरह के प्रश्न आएंगे उनको भी हल करने का कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अक्ष से। तो आखिर में अक्ष क्या है? अक्ष क्या है अर्थात एक्सिस क्या होते हैं पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में। यदि हम अक्ष की बात करें तो सामान्यतः जब हम कभी किसी ग्राफ पेपर पर देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं तो एक ऊपर से रेखा और एक क्षैतिज रेखा, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा होती है और एक क्षैतिज होती है। जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वहीं पे जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसी को आधार बना के हम समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के संबंध में अक्ष क्या है। तो यहाँ पे हम देखें इस तरीके से हम एक पहले बना लेते हैं खाका। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। यहां पे देखें, यदि हमारी पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पूर्ण रूप से जब गोल नहीं है तो कैसी कंडीशन है कि यह विषुवत रेखा के सहारे, या ये कहें कि बीच में जो ये स्थान दिख रहा है यहाँ पे पृथ्वी उभरी हुई अवस्था में है और ऊपर और नीचे यानी कि उत्तर और दक्षिण ये थोड़ी सी चपटी है। ये कह सकते हैं कि पृथ्वी
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, और चपटी होने की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी सीधी है कि झुकी हुई अवस्था में है। अर्थात कोई पूर्ण रूप से गोल चीज अगर होती है तो उसे झुकाव की अवस्था में समझने में हमें समस्या होती है, लेकिन कोई दो बिंदु अगर निश्चित कर दिया जाए तो हम ये बताने में समर्थ होते हैं कि वस्तु झुकी हुई अवस्था में है कि झुकी हुई अवस्था में नहीं है। तो पृथ्वी को अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर देखें तो हमारी पृथ्वी को इस तरीके से वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी न होकर एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से है, यानी कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई अवस्था में। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है वह जो झुकी हुई अवस्था में है, तो कितनी झुकी हुई अवस्था है, तो 23.5 अंश। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि हमारे जो पृथ्वी की लोकेशन है वो एकदम सीधी न होकर थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है, तो इस तरीके से है, ऐसे। और जब ऐसे है तो यहां पे देखते हैं कि यह बिंदु जो बनता है हमारा, ये बनता है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और यह बिंदु जो बनता है हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी सीधी न होकर झुकी हुई अवस्था में, तो ये कितनी झुकी हुई अवस्था में है, तो ये है आपका 23.5 अंश। 23.5 अंश झुकी हुई अवस्था में है। और एक यह जो कोण बनता है शेष, वो 66.5 अंश बनता है। अब इस कोण के नाम की बात की जाए तो देखें, तो यह जो कोण होता है इसे हम कहते हैं अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव। और इस कोण को हम कहते हैं कक्षीय झुकाव। कक्षीय झुकाव। अर्थात अगर कंपटीशन में आता है या किसी जगह पे पूछा जाए कि अच्छे झुकाव कितना है पृथ्वी का, तो कहेंगे 23.5 अंश, और पूछा जाए कि कक्षीय झुकाव कितना है तो 66.5 अंश। अब इस तरीके से देखें तो हमारी जो पृथ्वी है वह अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, यानी कि अक्ष पर सीधे न होकर थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है। तो जो ये झुकी हुई अवस्था है इसी को हम कहते हैं अक्ष, अर्थात एक्सिस। अर्थात इसे हम अगर परिभाषित रूप में समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे कि पृथ्वी की झुकी हुई अवस्था अक्ष यानी कि एक्सिस कहलाती है। एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे एक विद्वान हैं जिनका नाम है हम्बोल्ट, उनकी बात करनी सार्थकता होगी, क्योंकि ये जो पृथ्वी की झुकी हुई अवस्था है, हम्बोल्ट महोदय ने उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द था क्लाइमा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम्बोल्ट महोदय थे, हम्बोल्ट महोदय ने इस पृथ्वी की जो झुकी हुई अवस्था है उसको कहा क्लाइमा। और इस क्लाइमा से ही क्लाइमेट शब्द बना हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो हम हम्बोल्ट महोदय को कहते हैं जलवायु विज्ञान का पिता। जलवायु विज्ञान का पिता। तो यहाँ पे देखें कि अक्ष क्या है, तो पृथ्वी की जो झुकी हुई अवस्था होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। अक्ष शब्द को यानी कि झुकी हुई अवस्था को हम्बोल्ट महोदय ने क्लाइमा कहा, और क्लाइमा से क्लाइमेट शब्द बना है जो कि जलवायु की तरफ ले जाता है। इस प्रकार जलवायु विज्ञान का पिता अगर किसी को कहा जाता है वो है हमारे हम्बोल्ट। तो एक पॉइंट हुआ हमारा क्लियर, अक्ष। अब देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश, अक्षांश
यानी कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड किसे कहते हैं, यानी कि अक्षांश किसे कहते हैं। यदि हमें अक्षांश को समझना है तो इसके लिए एक हम ग्लोब का मैप बनाते हैं। यहाँ पे समझते हैं, अगर हमें अक्षांश की बात की जाए तो कैसे अक्षांश का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले देखें कि जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अगर हम बीच से काट दें या हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएं, तो यदि हम पृथ्वी को हम काट कर और इसके बीच तक जाते हैं, यानी कि यहाँ से कोई सीधी रेखा खींची जाए जो कि वृत्त इस पृथ्वी के केंद्र से होकर इस पार चली आए, अर्थात इसको हम काट कर समझ सकते हैं कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का प्रतिरूप भी है। यहाँ पे अगर देखें तो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पे ये जो रेखाएं दिख रही हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, और इस तरह की जो रेखाएं, ये विषुवत रेखा है आपकी, और इस तरह की जितनी भी रेखाएं हैं, ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ पे अगर हम पृथ्वी को यहाँ से बीच से काट दें, तो काटने का अर्थ हुआ कि जब हम इसको काटेंगे तो ऐसी आकृति आपको बनेगी, और जब यह आकृति ऐसी बनेगी तो यहाँ पे हम देखें तो एक केंद्र से होकर एक रेखा खींची गई है, और केंद्र से जो रेखा खींची गई है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र की बात की जाए तो पृथ्वी के केंद्र से अगर हम एक सीधी रेखा खींचें और केंद्र से एक कोण बनाए, वो भी कैसा कोण, ऊर्ध्वाधर कोण। ऊर्ध्वाधर कोण का अर्थ है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देख रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम कोण बनाते हैं, पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाते हैं, तो वह सतह पर जाएगा, यानी कि केंद्र से बनाएंगे तो ये सतह है, इसकी सतह पे जाएगा, इसके ऊपर भी सतह पे जाएगा, अर्थात 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री। वो भी इधर से भी होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री। और यह केंद्र पे कोण बनेगा, लेकिन इसकी जो कोणीय दूरी मापी जाएगी वो सतह पर मापी जाएगी, अर्थात इस पर मापी जाएगी कोणीय दूरी, और बनेगा कोण कहाँ, केंद्र पर। अर्थात हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जो भी अक्षांश होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र से काल्पनिक बनाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के केंद्र से सतह पर मापी गई कोणीय दूरी, वो भी कैसी, ऊपर की तरफ। ऊपर का मतलब होता है ये ऊर्ध्वाधर कोण होता है। इस पर हम 2 तरह के कोण बनाएंगे, एक क्षैतिज कोण, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते हुए यहाँ पे 180 अंश, फिर 180, यानी 360। तो यह कोण जो होता है ये क्षैतिज होता है, और जब क्षैतिज कोण बनाते हैं इसका हमें उपयोग देशांतर में करना होता है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर कोण बनता है इसका हम उपयोग अक्षांश में करते हैं। तो आइए इसी पॉइंट को समझते हैं। तो हम सामान्य तौर पर देखें कि एक बीचों बीच पृथ्वी के केंद्र से होती हुई रेखा है, ये अक्ष है, और ये है आपका नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां से हम एक समझने के लिए काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेते हैं। अब पृथ्वी के केंद्र पर जाते हैं, और हम पृथ्वी के केंद्र में गए, और पृथ्वी के केंद्र से जो यह बीचों बीच रेखा जा रही है वहां पे हम कोण बनाते हैं, और वो कोण बनाए कैसे, ऊर्ध्वाधर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो एक केंद्र से रेखा गई, ये उस पार भी जा सकती है, और एक कोण बनाते हैं केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण बना रहे हैं, इस कोण को हम कहते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, अर्थात यहां पे हम इसे देखें
लैटिट्यूड एंगल बनता है। लैटिट्यूड एंगल। अब यह जो एंगल बना है, इस एंगल को यदि हम ध्यान से देखें तो यह जो एंगल बना हुआ है, इसको अगर हम सतह तक ले जाएं, पृथ्वी के सतह तक, तो कुछ दूरी तय करेगा वो कोण पृथ्वी की सतह पर। इस सतह की जो दूरी होगी ये वाली, इसको हम कहते हैं कोणीय दूरी। कोणीय दूरी अर्थात एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय दूरी। और यह जो कोणीय दूरी ली गई है, हमने अभी देखा कि एक क्षैतिज होती है और एक ऊर्ध्वाधर। तो यह जो कोणीय दूरी ली गई है, यह ऊर्ध्वाधर ली गई है। अर्थात यहाँ पे हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से सतह पर मापी गई ऊर्ध्वाधर कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। इस प्रकार हम देखें तो जो कोणीय दूरी होती है ऊर्ध्वाधर, इसी को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहते हैं। तो कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है तो हम समझ जाते हैं कि जो अक्षांश है वो क्या है। तो अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से सतह पर मापी गई कोणीय दूरियां ही अक्षांश कहलाती है। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि इन अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो यदि हम अक्षांशों की संख्या की बात करें तो देखें कि पृथ्वी है ये, तो एक 0 डिग्री का अक्षांश होगा। इसके बाद 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से करते करते जब ध्रुव पे जाएंगे तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री। उसी तरीके से 0 को छोड़कर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 90। अर्थात हम ये देखें तो पूरे ग्लोब पर कितने अक्षांश होते हैं, तो 90 ऊपर होते हैं, 90 नीचे और एक 0 डिग्री का अक्षांश। इस तरीके से देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है। संख्या तो 90 0 डिग्री से उत्तर, 90 0 डिग्री से नीचे और एक अक्षांश 0 डिग्री, इस तरीके से देखा जाए तो आपका होता है 181। अर्थात अगर अक्षांश कितने होते हैं ये अगर आपसे पूछा जाए तो 181 होते हैं। अब इसी से संबंधित एक पॉइंट है हमारा अक्षांश रेखा। तो आइए उसे भी समझते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अर्थात लैटिट्यूड लाइन किसे कहते हैं। लैटिट्यूड लाइन। यहां पे हम देखें कि जो हमारे पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है थोड़ा सा। और यहां पे हम एक 0 डिग्री की एक रेखा है, या इसे अक्षांश कहें, और अगर मिलाते हैं तब यह रेखा का रूप लेती है।
वहीं पे अगर हम देखें कि पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचें, वो अक्षांश खींचें, सॉरी अक्षांश खींचते हैं तो 90 डिग्री ऊपर होता है, तो यहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री, नीचे भी होगा आपका 90 डिग्री। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो यहाँ पे यदि हम 1 डिग्री इधर है तो पूरे ग्लोब पर 1 डिग्री का पूरे ग्लोब पे होगा, 2 डिग्री का पूरे ग्लोब पे होगा, 3 डिग्री पूरे ग्लोब पे होगा। इस तरीके से 1 डिग्री से इधर है तो 1 डिग्री आपका इधर भी होगा। वहीं 2 डिग्री तो 2 डिग्री इधर, 3 डिग्री तो 3 डिग्री इधर, अर्थात इस तरीके से हम 90 डिग्री तक जाएंगे। अब ये हो गया आपका अक्षांश। लेकिन हम पृथ्वी पर यदि हम समान अक्षांशों को मिला दें, समान अक्षांशों का मतलब है कि 0 डिग्री जो यहाँ पे है, 0 को 0 यानी पूरे ग्लोब पर 0 को 0 से मिला दें, 1 डिग्री को 1 डिग्री से मिला दें पूरे ग्लोब पे, 2 को 2 से मिला दें, 3 को 3 से मिला दें। इस तरीके से करते करते यहाँ पे आपका होगा 89 डिग्री, तो 89 को 89 से मिला दें। अर्थात हम देखते हैं कि पृथ्वी पर केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरियां होती हैं, जिसे हम अक्षांश कहते हैं, तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो इसी चीज को हम इस तरीके से परिभाषित करें, क्या है अक्षांश रेखा। तो इसको परिभाषित किया जा सकता है कि पृथ्वी पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। अब बात आती है कि अक्षांश रेखा को जब समझ लेते हैं तो एक पॉइंट और है कि इसकी संख्या कितनी है। अक्षांश रेखा की संख्या यदि हम संख्या की बात करें तो एक अंश अंतराल पर देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी है, और यदि हम इस ग्लोब को खोल दें यानी कि मानचित्र को देखा जाए, मानचित्र जो होता है इस ग्लोब का खुला हुआ रूप होता है, तो 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि एक अंश के अंतराल पर इसकी संख्या कितनी है। तो देखा जाए 0 डिग्री के अक्षांश पर एक रेखा बनती है, 1 डिग्री के अक्षांश पे एक, तो 0 को छोड़ दिया जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 यानी कि 1 डिग्री पर एक रेखा, 2 डिग्री पे 2, 3 पे 3, अर्थात 89 पे 89 रेखा। और जो 90 डिग्री है वह एक बिंदु है और बिंदु को हम रेखा नहीं कहते हैं। अर्थात हम देखें तो 0 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो उत्तर के तरफ 89 रेखा, ठीक उसी तरीके से दक्षिण की तरफ भी वही होगा आपकी 89 रेखा और एक 0 डिग्री की, अर्थात इस तरीके से देखा जाए तो 9 9 18 और एक 19, 8 8 16 और एक 17, अर्थात कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह 179 है। ये 1 डिग्री के अंतराल पर है। लेकिन यदि इस ग्लोब को हम खोल देते हैं और जैसे ही इस ग्लोब को खोलते हैं तो हमारा ये मानचित्र पर दिखाई देने लगता है, अर्थात जैसे ही हम इस ग्लोब को खोलेंगे तो 90 डिग्री भी ऐसे कुछ खुलेगा, यह 90 डिग्री भी खुलेगा, और जब 90 डिग्री खुलेगा तो 90 डिग्री की भी एक रेखा बनेगी। ये बनती कहाँ पे है, तो ये होगा आपका मानचित्र पर। तो मानचित्र पर देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे समझते हैं कि 179 तो आपकी ये ऐसे हो गई, और जैसे ही मानचित्र की बात करते हैं तो 179 वो
और प्लस 2, 90 डिग्री वाली और 90 डिग्री वाली। जैसे ही मानचित्र को खोलेंगे तो रेखा बनेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 181। अर्थात अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी वो एक अंश के अंतराल पर अगर देखा जाए तो 179 है, लेकिन मानचित्र पर यह 181 है। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला जो हम लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अक्षांशों की कोणीय दूरियां। अक्षांशों की कोणीय दूरियां, ये क्या है आखिर बिंदु? अगर देखा जाए तो हम देखें कि जो हमारी पृथ्वी है यह कुल 0 से 1 अंश अक्षांश, 1 से 2 अंश अक्षांश, 3 अक्षांश, अर्थात देखा जाए तो ये पृथ्वी इस तरीके से कितने अंश अक्षांशों में दूरी में बटी हुई है, तो ये कुल 360 अंश अक्षांश की दूरियों में बटी हुई है। अर्थात हम देखें कि अक्षांशों की जो कोणीय दूरियां हैं वो कितनी हैं, तो इसको देखा जाए तो पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है, इस तरीके से पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है इसको हम कितने भागों में बांटे हैं, तो इसको बांटे हैं हम 360 अक्षांश की दूरी में। इसको इस तरीके से समझें तो जैसे कि यह हमारी पृथ्वी है और यह है आपकी 0 डिग्री की एक अक्षांश रेखा। तो 0 से हम 1 डिग्री पे जाएंगे, 2 डिग्री पे जाएंगे, 3 डिग्री पे जाएंगे और ऐसे जाएंगे 90 डिग्री। तो यहां पे हमारा 89 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखें कि 0 से 1 पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी हुई, 1 डिग्री से 2 डिग्री, इस तरीके से 89 से 90 पे जाएंगे, अर्थात 0 से 1 पे गए तो 1 अक्षांश की दूरी, 1 से 2 पे गए 2 पे, तो 89 से 90 पे जाएंगे तो 89 अक्षांश। तो ऊपर 90 नीचे 90, इसके जस्ट अपोजिट जाएंगे तो उस साइड में भी 90 और 90, अर्थात देखा जाए तो यहां पर इस हिस्से की तरफ 180 अक्षांश और इस हिस्से की तरफ 180 अक्षांश की दूरी होगी, और इसकी पूरी लंबाई जो होती है वो होती है 40,008 किलोमीटर। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि इस पूरे दूरी यानी कि जिसको कि हम ध्रुवीय परिधि के नाम से जानते हैं, यह जो ध्रुवीय परिधि है ये होती है 40,008 किलोमीटर, और यह कुल कितने अक्षांशों की दूरी में बटा है, तो 360 अंश अक्षांशों के बीच में। तो इसी पॉइंट को हमें समझना है कि जो इनके बीच की ये जो दूरी दिखाई दे रही है, कौन सी दूरी? ये दूरी, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो आइए एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कहेंगे क्योंकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि वो है आपकी 40,008 किलोमीटर। वहीं पे अगर देखें कितने अक्षांशों में वितरण इसको किया गया है, तो पृथ्वी का अक्षांशीय दूरी में वितरण अगर देखें तो यह वितरण है आपका 360 अंश अक्षांश की दूरी में बटा हुआ है। इस तरीके से देखें तो 360 अंश अक्षांश की दूरी 40,008 किलोमीटर के बराबर होगी। अर्थात जब एक अंश अक्षांश की बात करेंगे तो कैसे निकलता है, तो हम कहेंगे क्योंकि 360 अंश अक्षांश की दूरी बराबर है 40,008 किलोमीटर के, इसलिए एक अंश
एक अंश अक्षांश की दूरी बराबर 40,008 किलोमीटर बटा 360। यदि हम इसको भाग देते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा 111.13 किलोमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अंश अक्षांश की दूरी बराबर 111.13 किलोमीटर। ये हो गया आपका, यानी कि जो हम पृथ्वी को देखते हैं और इस पर जो ये अक्षांशों के बीच की दूरी बनाई गई थी, वह यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 111, यानी कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111.13 किलोमीटर है। कभी कभी यहाँ पे एक अंश अक्षांश को हम 60 मिनट में भी बांटते हैं। तो जब कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि 60 मिनट की दूरी अर्थात एक मिनट की दूरी कितने के बराबर होती है, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे होगा। तो कहेंगे क्योंकि एक अंश अक्षांश को 60 मिनट को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो 60 मिनट में विभाजित करते हैं इसलिए 60 मिनट की जो दूरी होगी वो होगी 111.13 किलोमीटर। इसलिए एक मिनट की जो दूरी होगी वो हो जाएगी 111.13 बटा में 60 बराबर आपका हो जाएगा 1.86 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पे हम देखें तो एक मिनट की जो दूरी होगी वो हमारी 1.86 किलोमीटर के बराबर। वहीं पे कभी कभी प्रश्न आता है कि जो एक मिनट की दूरी है, ये मिनट समय का मिनट नहीं है, यह पृथ्वी पर जो दूरी है उसको बांटा गया है मिनट के आधार पर। तो मिनट का मतलब यहाँ पे दूरी है, समय नहीं है। तो एक मिनट को हम पुनः बांटते हैं 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड की बात जब आएगी तो एक सेकंड की दूरी होगी 1.86 बटा में 60। तो उसको कैसे, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। कहेंगे क्योंकि एक मिनट को 60 सेकंड, ये 60 सेकंड जो है वो समय का नहीं है, दूरी का है। 60 सेकंड में विभाजित करते हैं इसलिए एक सेकंड अक्षांश की दूरी, अक्षांश की दूरी बराबर 1.86 बटा हो जाएगा आपका 60 अर्थात 0.031 किलोमीटर। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सेकंड की जो दूरी होगी वो 0.031 किलोमीटर, या इसे जब हम मीटर में बदलते हैं तो होता है 31 मीटर। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने एक अक्षांश की दूरी को समझा है 111.13 किलोमीटर। एक मिनट को देखा तो 1.86 किलोमीटर आता है, और एक सेकंड को बांटा तो हम लोग देखते हैं तो 0.031 किलोमीटर या 31 मीटर आता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर
अक्षांशों में वितरण किया गया है। तो अगर कभी कभी यह पूछा जा सकता है, या हमारे समझ के विषय है, कि पृथ्वी पर या पृथ्वी को जब हम दो अक्षांशों में बांटते हैं तो कितने भागों में बांटते हैं या किस नाम से जानते हैं। जब हम पृथ्वी को तीन भागों में बांटते हैं यानी कि तीन अक्षांशों में, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो आइए, एक हम लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये भी है, जो जिसकी समझ होना बहुत आवश्यक है। वो ये है कि पृथ्वी का दो अक्षांशों में वितरण, पृथ्वी का दो अक्षांशों में वितरण। यदि हम देखें कि जो पृथ्वी हमारी है, इसको जब हम दो अक्षांशों में वितरण करते हैं तो किस नाम से जानते हैं इसे। देखिए, जब हम पृथ्वी को दो अक्षांशों में वितरण करते हैं तो इसे 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण की बात की जाए, जो कि यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। अगर हम दो अक्षांशों में वितरण करते हैं तो इसे हम 0 से 90 के बीच में देखें तो एक 45 और नीचे भी आपका 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ, और यह जो है 45 डिग्री साउथ, ये भी 45 डिग्री साउथ है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो ये 0 से 45 उत्तर और 0 से 45 दक्षिण है, इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। इसे भी हम कहेंगे निम्न अक्षांश। और जो 45 से 90 है और 45 से 90 अक्षांशों में वितरण है, तो उसे हम कहते हैं उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश यहाँ पे भी है और उच्च अक्षांश यहाँ पे भी। अर्थात हम पृथ्वी को जब हम दो अक्षांशों में बांटते हैं तो दो ही भाग होते हैं। एक 0 से 45 यानी 45 उत्तर से 45 दक्षिण के बीच के भाग को हम निम्न अक्षांश कहते हैं, और 45 से 90 नॉर्थ, 45 से 90 साउथ के हम उच्च अक्षांश के नाम से जानते हैं, अर्थात निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। इसी तरीके से हम पृथ्वी को तीन अक्षांशों में भी बांटते हैं। तो पृथ्वी को जब हम तीन अक्षांशों में बांटते हैं तो कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे पृथ्वी का तीन अक्षांशों में वितरण, तीन अक्षांशों में वितरण। अगर हम तीन अक्षांशों में जब वितरण की बात करते हैं इस तरीके से देखें, तो जब हम तीन अक्षांशों की बात करेंगे वितरण की, तो देखिएगा यहाँ पे कि अब एक तो होगी 0 डिग्री की। अब इस 0 डिग्री से जब हम ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पोल है, यहाँ पे देखें तो 0 से 90 को हम जब तीन भागों में बांटेंगे तो तीन का अर्थ ये हुआ कि 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90, अर्थात 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, फिर 30 से हम आएंगे 60 पे। इसको इस तरह से करते हैं, 30 से 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री
नॉर्थ। अब देखा जाए कि इसको कितने नामों से जानते हैं, तो यहाँ पे देखें तो जो आपका 0 से 30 और दक्षिण और नॉर्थ में है, इसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश इसे भी कहते हैं निम्न अक्षांश, और ये जो है इसे कहते हैं मध्य अक्षांश। इसे भी कहते हैं हम मध्य अक्षांश। और जो 60 से 90 है साउथ में और 60 से ऊपर नॉर्थ में 90 तक है, इसे कहते हैं उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश ऐसे उच्च। इस तरीके से देखें तो जब हम पृथ्वी का 3 अक्षांशों में वितरण करते हैं, तो एक होता है निम्न अक्षांश, एक होता है मध्य अक्षांश और एक होता है उच्च अक्षांश। इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में जो सीखने का प्रयास किया है वो है, आज हम लोगों ने सीखा पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कैसा है। वहीं पर हम लोगों ने सीखा कि किसी भी स्थान का जो पृथ्वी पर निर्धारण होता है वो कितने रूपों में होता है, तो वह खगोल की स्थिति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर होता है। वहीं पर हम लोगों ने देखा कि जो खगोल की स्थिति होती है उसका जो निर्धारण होता है वो अक्षांश और देशांतर से होता है। तो आज के बिंदु में हम लोगों ने सीखा अक्षांश। तो अक्षांश में अक्ष को सीखा हमने, अक्षांश को सीखा और अक्षांश रेखा को सीखा। साथ में पृथ्वी पर जो अक्षांशों में वितरण है दूरी के आधार पे, उसको भी हम लोगों ने सीखा है। वहीं पे अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को जब हम 2 भागों में बांटते हैं तो उसे भी हमने सीखा, और 3 भागों में जब बांटते हैं तो उसे भी हमने सीखा। यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम अगली क्लास में इसे कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि यह बिंदु अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में प्रश्न पूछिए, हम उसको अगले वीडियो में या वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।